नमस्कार। चक्षुदर्शी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे मोदी 3-0 मोदी की तीसरे टर्म की सरकार की सालगिरह पर। ये सालगिरह वैसे तीसरे टर्म की पहली सालगिरह है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की ये 11वीं सालगिरह है। ये 9 जून 2025 को मनाई जानी है और इस सालगिरह के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बड़ी व्यापक तैयारियां की हैं। ये व्यापक तैयारियां सिर्फ इसलिए करना पड़ी क्योंकि हाल में जो 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच में जो एक सांकेतिक युद्ध हुआ था, उसका जो सीज फायर हुआ रहस्यमय परिस्थितियों में, उसकी वजह से मोदी जी की सरकार की और खुद मोदी जी की छवि पर जो बट्टा लगा, उसको दूर करने के लिए और मोदी जी की छवि को एक बार फिर चमकाने के लिए 9 जून 2025 का इस्तेमाल किया जाना है। आमतौर पर जब सरकारों की सालगिरह हो, व्यक्ति की सालगिरह हो, किसी भी संस्था की सालगिरह हो, तो जश्न तो मनाया ही जाता है। लेकिन इस बार जश्न का स्वरूप अलग होने वाला है। इस जश्न में सिर्फ मोदी और मोदी के अलावा कोई नहीं रहने वाला है। मोदी होंगे, मोदी का राष्ट्रवाद होगा और मोदी का सिंदूर होगा। मोदी का सिंदूर ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का और मोदी सरकार का एकदम फ्रेश ताज़ा प्रोडक्ट है, जिसकी की मार्केटिंग के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शामिल तमाम गठबंधन आधे अधूरे मन से ही लेकिन लग रहे हैं। क्योंकि इस समय मोदी जी को की छवि पर जो एक तरह की धुंध छाई हुई है, उसको दूर करना सबसे बड़ी मजबूरी है। तो मोदी सरकार की जो उपलब्धियां पिछले 10 साल की रही, वो तो एक तरफ हो गई। उनके बारे में चर्चा करने से अब कोई लाभ मिलने वाला भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस सीज फायर को लेकर के जो भ्रांतियां देश में और देश के बाहर पैदा हुई हैं, उन्हें कैसे दूर किया जाए। लोगों के मन में अचानक सीज फायर को लेकर के जो गुस्सा है, उसे कैसे दूर किया जाए। और इस सीज फायर में जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष भूमिका है, उसको कैसे लोगों के दिमाग से हटाया जाए, विस्मृत किया जाए। तो ये बड़ी चुनौतियां हैं और इस बड़ी चुनौती के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अब उपलब्धियों के नाम पर अगर कुछ है, तो वो है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर एक अभियान का नाम है, लेकिन अब इसे सांकेतिक बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप देखिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो अपने भाषण में कह ही दिया कि उनके शरीर में, उनकी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ता है, खून नहीं दौड़ता है, गर्म सिंदूर दौड़ता है। तो अब जो अंध भक्तों की टोली है देश भर में, या मोदी जी के भक्तों की टोली है, उसको सिंदूर बहुत प्रिय हो गया है। वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको सिंदूर प्रिय हो गया है। और इसीलिए आप देखें कि ये 9 जून से जो अभियान चलने वाला है सरकार की सालगिरह का, एक लंबा अभियान चलने वाला है। एक व्यापक इसके लिए कार्य योजना बनाई गई है। इसमें सिंदूर मुख्य अवयव रहने वाला है। लोगों को लोग जैसे एक ज़माने में घर घर पीले चावल भेजे जाते थे राम मंदिर के समय में, फिर महाकुंभ के समय में जैसे घर घर निमंत्रण भेजे जाते थे, और मोदी जी जब बनारस से पहली बार चुनाव लड़े थे तो घर घर मोदी का नारा दिया गया था। ऐसे ही अब 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के अचानक समाप्त होने के बाद घर घर सिंदूर भेजने की एक महती योजना बनाई गई है। क्योंकि सिंदूर से इस देश की महिला मतदाताओं का एक बहुत करीबी रिश्ता है, ख़ास तौर पर उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में तो आप देखें कि बंगाल में तो सिंदूर खेला जाता है। बंगाल से लगे उड़ीसा में, बिहार में सिंदूर को महिलाएं अपने सौभाग्य का, अपने सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक मानती हैं। और सिर्फ मांग में ही नहीं, अपनी नाक से लेकर मांग तक सिंदूर को का इस्तेमाल करती हैं, लगाती हैं। सिंदूर सनातन सभ्यता में भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। हम जब कोई तांत्रिक इबारत लिखते हैं, कोई चौखाना बनाते हैं, दरवाजे पर शुभ लाभ लिखते हैं, तो सिंदूर से ही लिखते हैं। सिंदूर में शुद्ध घी का, गाय का घी मिला करके
ये शुभ लाभ लिखा जाता है। तो सिंदूर मांग में लगे तो शुभ है, अगर मांग से पहुँच दिया जाए, आतंकवादियों के द्वारा पहुँच दिया जाए तो ये अशुभ माना जाता है। और इस ऑपरेशन सिंदूर के साथ भी लगभग यही हुआ कि एक बहुत खूबसूरत ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगांव की नृशंस हत्याकांड के बाद भारत सरकार के निर्देश पर भारत की सेना ने चलाया। बहुत कामयाब ये ऑपरेशन था। इसको लेकर के किसी के मन में कोई सवाल नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने इस बार एहतियात बरता और हम कैमरे लेकर के गए और हमने इस ऑपरेशन को कैमरे में कैद किया ताकि कोई सवाल पूछे तो हम जवाब दे दें। लेकिन किसी ने सवाल पूछा नहीं। सवाल ऑपरेशन को लेकर पूछा ही नहीं है, सवाल पूछे जा रहे हैं अचानक सीज फायर को लेकर के। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि जब भारत की सेना अपना पूरी शक्ति के साथ पाकिस्तान पर आक्रमण कर रही थी, और वो ये ऐसा मौका था कि जब भारत की सेना जो बहुचर्चित पीओ के इलाका है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर है, उसको छीन सकती थी, तो भारत की सरकार ने अचानक सीज फायर की घोषणा क्यों कर दी? ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? सीज फायर तो निर्णायक जब लड़ाई हो जाती तब किया जाना चाहिए था, लेकिन 3 दिन में तो पाकिस्तान इतना कमज़ोर भी नहीं है कि वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए कि सीज फायर कर दीजिए, और भारत सरकार इतनी दरिया दिल भी नहीं है कि उसने तत्काल कह दिया कि ठीक है सीज फायर स्वीकार, और सेनाओं को अपना काम बंद करने के लिए कह दिया, बैरकों में वापस आने के लिए कह दिया। लेकिन सवाल ये है कि सीज फायर के बीच में आपने घोषणा की रात को 8 बजे, लेकिन उसके पहले ही 10 मिनट पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी। तो इससे माननीय मोदी जी की छवि को बहुत धक्का लगा है। इतनी कल्पना न भाजपा ने की थी, न भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतकों दलों ने की थी, और न खुद मोदी जी ने कोई कल्पना थी कि ये डोनाल्ड ट्रंप की दखलंदाजी उनकी छवि को इतना घातक नुकसान पहुंचा देगी। यही वजह है, आप देखिए कि भरपाई करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री खुद अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं। उन्होंने 10 मई को सीज फायर हुआ और 10 मई के बाद से वो लगातार भ्रमण पर हैं। वो दिल्ली में कम है, दिल्ली के बाहर ज़्यादा है। 12 मई को उन्होंने सीज फायर के तत्काल बाद दिल्ली के एक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बहुत सी बातें कही। 13 मई को वो आदमपुर एयरबेस पर सैनिकों के बीच पहुंच गए, वहाँ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि और सीज फायर के बारे में बात कही। 22 मई को वो बीकानेर में थे, 26 मई को उन्होंने दाहोद, भुज और गांधीनगर में अपनी बात कही, और अब मेरे ख्याल से वो लगातार दौरे पर ही रहने वाले हैं। 31 मई को वो मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इसके बाद जो उन्हें बिहार भी जाना है, उन्हें बंगाल भी जाना है, उन्हें गुजरात भी जाना है। तो ये जो घबराहट है, ये इस घबराहट के पीछे अपनी मलिन होती छवि को चमकाने की मजबूरी है। और ये मजबूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी इस ऑपरेशन सिंदूर का, यानी सिंदूर मांग भरी सिंदूर का 2019 के बालाकोट की तरह कैपिटलाइजेशन न कर पाई, भुना ना पाई, तो इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में, अगले साल होने वाले बंगाल के विधानसभा के चुनाव में, और उसके अगले साल होने वाले पंजाब, गुजरात, गोवा, मणिपुर के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए अब आप देखें कि एक नए किस्म का राष्ट्रवाद इस देश में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, सिंदूर लगा करके, सिंदूर खेल करके। आप देखेंगे योजनाओं और सरकारी योजनाओं और सरकारी उपलब्धियों की चर्चा के बहाने सिंदूर को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर और असली सिंदूर से जो भारतीय जनमानस का जो लगाव है उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक तरह से अच्छी बात भी है, एक तरह से बुरी बात भी है। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ वो स्वतंत्रता आंदोलन के समय हुआ, और मैं इसके लिए राष्ट्रवाद का जो ज्वार है पैदा करने के लिए महात्मा गांधी के बजाय बाल गंगाधर तिलक की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता हूँ। बाल गंगाधर तिलक ने जिस ढंग से इस देश में राष्ट्रवाद का जज्बा लोगों में पैदा किया था, उसका नतीजा है कि उसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया लंबा
आंदोलन, सहयोग आंदोलन अंग्रेजी शासन के खिलाफ कामयाब हो पाया। लेकिन राष्ट्रवाद भी कई तरह के होते हैं। राष्ट्रवाद, उदार राष्ट्रवाद भी होता है, आधुनिक राष्ट्रवाद भी होता है, रूढ़िवादी राष्ट्रवाद भी होता है। तो आज जो राष्ट्रवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बहाने, वो दूसरे तरह का राष्ट्रवाद है। इस राष्ट्रवाद में जो आपसे प्रतिप्रश्न करे वो देशद्रोही है, और इस राष्ट्रवाद का मकसद देश की एकता, आज़ादी का तो अब कोई प्रश्न ही है नहीं, हम आज़ाद हैं। देश की संप्रभुता को बचाए रखने के लिए, समरसता के लिए होता तो कोई बात नहीं थी। लेकिन इस नए राष्ट्रवाद का एकमात्र मकसद है मोदी जी को बचाए रखना, मोदी जी की छवि को बनाए रखना, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार है, बैसाखियों की सरकार है, उसको बचा करके रखना। तो एक कठिन टास्क है, कठिन लक्ष्य है, लेकिन मोदी जी ने हार नहीं मानी है। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद जो बदनामी उन्हें झेलनी पड़ी है, और जिस मानसिक यंत्रणा से उन्हें गुजरना पड़ा है, उससे खुद उबरने के लिए, पार्टी कार्यकर्ताओं को उबारने के लिए, और देश अपने भक्तों को के मन से ये जो तकलीफ हुई है, इसको दूर करने के लिए माननीय मोदी जी अकेले ही बहुत सा काम करने में जुट गए हैं। आप देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी ना नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नियुक्ति या चुनाव की बात कर रही है, ना प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्षों के नियुक्ति का मामला जो लंबित पड़ा है, ना उसकी बात कर रही है। इस समय सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की बात हो रही है, और मोदी सरकार की 11वीं सालगिरह, यानी तीसरी बार मोदी के सत्ता में आने की पहली सालगिरह के मौके पर देश में मोदी का एक नया अनुगूंज पैदा करने की कोशिश हो रही है। इसके लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल अपनी जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सुस्त पड़ चुके कार्यकर्ता थे, जो सीज फायर की वजह से बैकफुट पर चले गए थे, संदिग्ध सीज फायर की वजह से, वो उन सबको गियर अप करने के लिए माननीय मोदी जी खुद फ्रंट पर हैं। और आपने देखा कि इसके लिए सिर्फ देश के भीतर ही नहीं, देश के बाहर ही, दुनिया के 33 देशों में माननीय मोदी जी ने सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधि मंडल साथ बना करके अलग अलग जगह भेजे हैं, और वो अपना काम कर रहे हैं। अब उन्हें कितनी कामयाबी मिल रही है मोदी की महिमा मंडल में, या मोदी के नई छवि बनाने में, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रयोग भी जो बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाला नहीं है, क्योंकि देश के भीतर की जो परिस्थितियां हैं उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। ये अच्छी बात है कि इस समय देश में एक भावनात्मक संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड कानून पर अपने फैसले को सुरक्षित रख छोड़ा है। अगर वो अपना फैसला इस कानून के खिलाफ या इसके पक्ष में दे देती, तो मुझे लगता है कि हमारी मौजूदा सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को एक और नई तकलीफ हो जाती है, एक नया मोर्चा उनके लिए खुल जाता है जिसका सामना उन्हें करना पड़ता है। सीज फायर पर जो धुंध छाई हुई है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, उसका सफाया करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में अगर वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला अपना जारी कर दे, और उससे जो रिपरकेशन हो, उसकी जो प्रतिक्रिया हो, उससे निपटना मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले 2027 तक हमें लगातार ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर की बातें ही सुनने को मिलेंगी। इसके अलावा अभी हमारे पास कुछ है नहीं, हमारी सरकार के पास कुछ नहीं है, हमारी सरकारी पार्टी के हाथ में कुछ नहीं है। तो केवल और केवल सिंदूर को भुनाना है, सिंदूर को बेचना है, सिंदूर को राष्ट्र गौरव का, नए राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाना है। अब इसमें कितनी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सवालों से बचने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद और सीज फायर के बाद संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की मांग को लगातार खारिज करती आ रही है, जबकि ये बहुत ज़रूरी है। हमारा जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसने भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने देश की संसद का आपात सत्र बुलाया, एक एक पल की घटना से संसद को अवगत कराया, लेकिन हमारे देश में सरकार इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करती है। और हाल में एक जो सर्वे आया है किसी एक संस्था का,
उससे भी ये जाहिर हो गया कि लोग संसद को भरोसे में न लिए जाने से नाराज हैं। उनका प्रतिशत ज़्यादा बड़ा है और करीबन 63-64% लोग इस बात से नाराज़ हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो संसद का विशेष सत्र है इस मुद्दे पर नहीं बुलाया। उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर भी नहीं बुलाया था और ऑपरेशन सिंदूर के समय भी जो पहलगाम हुआ तब भी नहीं बुलाया। तो आखिर मोदी जी संसद से बचना क्यों चाहते हैं? ये देश इस बात से भी सहमत है कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकीकरण सभी दल कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें सबसे आगे है। अब जनता के निर्भीक विवेक का हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि इस ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सीज फायर के बाद मोदी जी की 11वीं सरकार की 11वीं सालगिरह पर चलाए जाने वाले अभियान के नताइज क्या होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।